हेलो एवरीवन। ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के कोर्स हमारा चल रहा है। उसमें आज हम नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, मैथमेटिक्स एजुकेशन। हम चाइल्ड डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। ये मैथमेटिक्स एजुकेशन की पहली वीडियो है, पहली यूनिट है, पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज। इसमें हम मैथ्स से रिलेटेड मतलब मैथ्स पढ़ेंगे नहीं बेसिकली। अगर बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये होगा फ़ियर कि हम मैथ्स कैसे करेंगे, स्कूल में ही नहीं होती थी, बट ऐसा कुछ है नहीं है, इतना टफ़ है नहीं है ये कोर्स, इजी है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। ऐसा इसमें सॉल्विंग से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आएगा, जैसे आप स्कूल में सॉल्व करते थे पेपर या मतलब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ऐसा कुछ नहीं आएगा इसमें। इसमें थ्योरी है हमारी बेसिकली जनरली तो। और बेसिकली मैथ्स हम कैसे पढ़ाएं बच्चे को, किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं मैथमेटिक्स एजुकेशन को, इस सब चीज़ें के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। पहली यूनिट है हमारी पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज। पर जो भी हमारी मैथमेटिकल नॉलेज है, मतलब हम मैथ्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और कुछ सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ, मतलब वो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या नेचर है, क्या इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स की। दूसरा, आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। 2 आस्पेक्ट्स होते हैं मैथमेटिकल नॉलेज के, कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम, मैथमेटिक्स एवरीवेयर, कि बियॉन्ड क्लासरूम मैथमेटिक्स कैसे यूज़ होती है, क्या यूज़ है मैथमेटिक्स का क्लासरूम के बाहर, रियल लाइफ से, जो डेली लाइफ होती है उससे। और मैथमेटिक्स एवरीवेयर, हर जगह मैथमेटिक्स है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, क्या मैथमेटिकल नॉलेज का स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे हम, टर्मिनोलॉजी, नोटेशन, एल्गोरिथम्स। उसके बाद पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, क्या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। आप सोचेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या होती है, तो वो हम पढ़ेंगे इसमें। और अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, की लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशनशिप है उसको भी हम समझेंगे। इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स होती क्या है, मैथमेटिक्स बेसिकली क्या है। द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरल्स, कुछ नहीं है मैथमेटिक्स, वर्ल्ड ऑफ न्यूमरल्स है, जिसमें हम नंबर्स, ऑपरेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली वर्ल्ड है न्यूमरल्स का, या हम कह सकते हैं गेम ऑफ नंबर्स है। हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो वर्ल्ड ऑफ न्यूमरल्स है या फिर गेम्स ऑफ नंबर्स है। उसके बाद न्यूमरल इन्फॉर्मेशन या डेटा, मैथमेटिक्स में क्या होता है, न्यूमरल इन्फॉर्मेशंस होती हैं या डेटा होता है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मेजरमेंट्स, सारी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव मेजर इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस हो गई हमारी, मेजरमेंट्स हो गई हमारी, मैग्नीट्यूड हो गया हमारा, साइज़ हो गया, काउंटिंग्स हो गई, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स में आती हैं। यूजेस लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस का यूज़ करना, रीजनिंग का यूज़ करना फॉर हाइपोथेसिस, ये होती है मैथमेटिक्स। और एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट थ्रू कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज़ करके समझना। 2 टर्म आएंगी मैथमेटिक्स में, आएंगी, इंट्रोड्यूस होंगी, लेकिन यूज़ आपकी काफ़ी जगहों पे होंगी। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट और एक होती है कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट होती है जो हमारी, हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग जो होती है, जो इमेजिनेशन होती है हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो गई। उस चीज़ तक पहुंचाने का काम होता है कॉन्क्रीट का, यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें जो हमें दिखती हैं, मूर्त और अमूर्त चीज़ें, कॉन्क्रीट चीज़ें जो हम देख सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं हम, मतलब जैसे अगर हमें दिखाना हो, बताना होता है बच्चे को कि सर्कल क्या होता है, तो हम बॉल दिखाते हैं बच्चे को, देखो बॉल ये रही, तो ये ऐसी शेप जो होती है, बॉल जैसी जो शेप होती है वो सर्कल होती है। तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बता रहे हैं सर्कल के बारे में कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स के थ्रू, बॉल दिखाकर। तो ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। ये आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार आएगा ये टर्म एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि किसका मतलब क्या होता है।
उसके बाद आता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या नेचर है? मैथमेटिक्स डीलिंग विथ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इज स्टैटिक मैथमेटिक्स कॉल्ड प्योर और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। बेसिकली मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में आता है अगर कि मैथमेटिक्स का नेचर बताओ, नेचर क्या होता है मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहला नेचर तो यही है कि जो मैथमेटिक्स है वो थ्योरीज के साथ डील करता है और जो प्रिंसिपल होते हैं मैथमेटिक्स के वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मैथमेटिक्स है, मतलब जो जिस प्रिंसिपल पे मैथमेटिक्स काम करता है वो स्टैटिक मैथमेटिक्स है, जिसे हम प्योर या एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स कहते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स इज आइडेंटिकल टू फिलोसफी। मैथमेटिक्स जो है, ये प्लूटो ने कहा था कि प्लूटो के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स जो है वो आइडेंटिकल है फिलॉसफी के, यानी फिलॉसफी के जैसी ही है, फिलॉसफी से मिलती जुलती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज डायनामिक। मैथमेटिक्स जो है वो डायनामिक है, यानी कि चेंज कर सकते हैं हम उसे, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। डील्स विद आइडियाज़, आइडियाज़ के साथ डील करती है मैथमेटिक्स। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग कि जो मैथमेटिक्स है वो डील करती है आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, वो डील करती है आइडियाज़ से, ठीक है। मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड सिंबल। ये हमें पता ही है कि मैथमेटिक्स की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है, अपना एक सिंबल होता है। जो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स बेसिकली पूरी अलग ही है या पूरी सेम है, अपनी खुद की लैंग्वेज भी है और सिंबल भी है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसी लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के पास कैसे अपनी खुद की लैंग्वेज है। अच्छा, की पॉइंट दे रखा है इसमें, मैंने आपको बोला था कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट एक की पॉइंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी जो आपको काम आएगा। तो इसका की पॉइंट अभी हमारा आता है कि मैथमेटिकल रूल्स, लॉज एंड फॉर्मूले आर यूनिवर्सल। ये आपको याद रखना है कि मैथमेटिकल रूल्स जो होते हैं या लॉज जो होते हैं या जो फॉर्मूलेज होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में हैं या इंडिया में ही चलेंगे, नहीं, वो आप कहीं पे भी जाएंगे बाहर सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं और हर जगह पे वो वैलिड होते हैं, यूनिवर्सल है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स की? तो सबसे पहले तो ये है यूटिलिटेरियन और प्रैक्टिकल वैल्यू। जो मैथमेटिक्स है वो यूटिलिटेरियन है, यानी उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो हमें मिलती है इम्पॉर्टेंस। एक तो ये आ जाती है कि वो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है उसकी, सोशल वैल्यू होती है उसकी। एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू हो गई आपकी, सोशल वैल्यू हो गई, मॉरल वैल्यू हो गई, ये इम्पॉर्टेंस हो गई इसकी। और एस्थेटिक वैल्यू अगर आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉरल वैल्यू प्रोवाइड करती है मैथमेटिक्स, सोशल वैल्यू प्रोवाइड करती है, प्रैक्टिकल वैल्यू प्रोवाइड करती है, एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करती है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करती है, डिसिप्लिनरी वैल्यू प्रोवाइड करती है, कल्चरल वैल्यू प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल वैल्यू और वोकेशनल वैल्यू भी प्रोवाइड करती है मैथमेटिक्स। तो आप ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसे समझें तो बेसिकली यही है, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो, कि प्रैक्टिकल वैल्यू या यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या होती है कि हम मैथमेटिक्स को अपनी डेली रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, कैलकुलेशंस हो गई, या अलग अलग जगहों पे हमने बैंकिंग में, टेलरिंग में, अकाउंटेंसी में, कंप्यूटर्स में, टैक्सेशन में, हम इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू या यूटिलिटेरियन वैल्यू हो गई हमारी। उसके बाद आता है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू यही होता है कि हम अलग अलग तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं उनके साथ हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। जब हम बिज़नेस करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें सोशली कनेक्शन बनाने होते हैं। हम अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम अकेले तो कोई बिज़नेस नहीं कर सकते ना, कि हम अकेले, हमें किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं तो हमें कस्टमर्स की ज़रूरत है, या हमें जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें स्टाफिंग की ज़रूरत है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें कंपनीज़ की ज़रूरत है। तो अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। कभी कभी कंट्रीज़ की, मतलब बिज़नेस के लिए कंट्रीज़ का भी रिलेशंस की ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिक्स सोशल वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा, सोशल हो गया, उसके बाद मॉरल वैल्यू आता है। तो मॉरल वैल्यू वही है, फ़िलॉसफीज़ प्रोवाइड करता है जो मैथमेटिक्स है, वो अलग अलग तरीके की फ़िलॉसफी प्रोवाइड करता है, जिस गुड एविल, लॉयल्टी वगैरह के बारे में बताता है, ऑनेस्टी के बारे में बताता है, जस्टिस के बारे में बताता है, इरेशनैलिटी, पेशेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ट्रूथफुलनेस, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये हो गया आपका मॉरल वैल्यू। अब ये पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ ये आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट में, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो।
उसके बाद आता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है मैथमेटिक्स? जो भी हमारे आर्ट्स होती हैं, जैसे आपकी ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर हो गया आपका, तो ये सब चीज़ों में आपके किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई आप ड्राइंग बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप म्यूज़िक कर रहे हो, म्यूज़िक की मतलब आप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो उसमें आपको स्टेप्स वगैरह के लिए आप कैसे, आप कोई भी स्टेप सीखते हैं तो इसमें हम ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4, इन सब चीज़ों में आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपको करेक्ट आंसर्स चाहिए उसके लिए आपको, उसकी अप्रिसिएशन के लिए आपको, या मैथमेटिक पजल्स हो गई, रिडल्स हो गई, गेम्स हो गए, इन सब चीज़ों से आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, एस्थेटिक डेवलपमेंट होती है, एस्थेटिक वैल्यू, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगी। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू कैसे चाहिए होती है? इंटेलेक्चुअल तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। जब आप मैथमेटिक्स में मेंटल एबिलिटीज़ के जो क्वेश्चंस होते थे उन सबको सॉल्व करते हैं, तो उससे आपकी क्या होती है, इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होती है, मेमोरी स्ट्रांग होती है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है आपकी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उस चीज़ को लेके, आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, सोचते हैं, अपनी रीजनिंग लगाते हैं, तो वो सब चीज़ों से आपकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी डेवलप होती है। उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी वैल्यू कैसे हो जाती है आपकी? आपको जो मैथमेटिक्स है वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको उसमें आपकी डिसिप्लिनरी वैल्यूज़ डेवलप होती है, आपको एक्यूरेसी सिखाएगा, सिंप्लिसिटी सिखाएगा मैथमेटिक्स, सेल्फ एफर्टनेस सिखाएगा, आपको ओरिजिनलिटी सिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना सिखाएगा। इन सब चीज़ों से आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा। आप जब रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, मैथमेटिक्स में आता है ना LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड, या कोई भी स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करो, तो जब आप रिजल्ट को वेरीफाई करते हो उससे आपकी एक्यूरेसी डेवलप होती है, आपके अंदर डिसिप्लिनरी वैल्यू डेवलप होती है। उसके बाद आता है कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू होता है जब मैथमेटिक्स कैसे आपको कल्चरल, जो भी आपकी हेरिटेज हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, आपकी जो भी सेव करे हुए हैं आपने कल्चर्स को, अपने आप को, एग्रीकल्चर हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, सर्वे हो गया, मेडिसिन हो गई, इंडस्ट्री हो गई, नेविगेशन हो गई, इन सब चीज़ों के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इससे आपकी जो मैथमेटिक्स है कल्चरल वैल्यू को डेवलप करता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल वैल्यू। मैथमेटिक्स इंटरनेशनल वैल्यूज़ को डेवलप करता है। जो भी इंटेलेक्चुअल बॉन्ड है हमारे अलग अलग नेशंस के साथ में, आजकल तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं दूसरे नेशंस के साथ में, तो जो उसके लिए आपकी इंटेलेक्चुअल बॉन्ड है उससे आपका इंटरनेशनल वैल्यूज़ भी डेवलप होगी, वो आपकी मैथमेटिक्स के थ्रू ही होती है। उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल वैल्यूज़ के बाद में लास्ट आता है वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल बेसिकली होता है जब आप अपने आप का वोकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है मैथमेटिक्स। जब आपको अपनी वोकेशन, आपको आगे कुछ काम करने के लिए आपका इंटरेस्ट डेवलप करना है या आगे कोई चीज़ करनी है, आपको वोकेशन चूज़ करने में, उसमें डेवलपमेंट वो उसमें मदद करता है आपको मैथमेटिक्स। कैसे? जैसे इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड हो गया, टीचिंग हो गया, आपका फाइनेंसिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपके आ जाते हैं, सेल परचेजिंग आ जाती है आपकी, लोन हो गए, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत मदद करती है मैथमेटिक्स। तो ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है आस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। हमने पढ़ा था कि 2 आस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल नॉलेज के, जो है आपके कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स आपके। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाता, अच्छा, एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज हिंदी में हो गया आपका गणितीय ज्ञान के आयाम। गणितीय ज्ञान के आयाम क्या हैं? 2 आयाम होते हैं आपके, 2 ज्ञान होते हैं बेसिकली। एक तो आपका होता है संकल्पनात्मक, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, संकल्पनात्मक आपका ज्ञान हो जाता है, एक होता है प्रक्रमणशील ज्ञान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है हमारी? जब किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब हमें जो नॉलेज होती है हमारी वो डेवलप हो, वो होती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जो हमारा इनकलकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इनटू थॉट्स थ्रू अंडरस्टैंडिंग इज़ एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जब हमारे को किसी कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज होती है, हमारे थॉट में जब कोई कॉन्सेप्ट इनकलकेट होता है, उसकी नॉलेज आती है, वो उसे मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जब हमें कोई कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमारे को उसकी नॉलेज आ रही है, वो हो गया आपका
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। वो होता है हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डीप नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इससे क्या होता है, हमारा जो डीप नॉलेज आती है कॉन्सेप्ट की, वो होती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जब हम किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे को उसकी डीप नॉलेज मिले, वो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। वेरियस कॉन्सेप्ट्स में भी इंटरलिंक्ड, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी तरीके के कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंटरलिंक किए जा सकते हैं अगर हमारे पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी। हमने अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ लिया है और फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो उससे इंटरलिंक्ड है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हमने उसमें भी पढ़ा था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके के दो वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का मतलब आप अच्छे से समझ लेना। अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज हो गई है तो आपका वो किसी भी सब्जेक्ट में आप उसे इंटरलिंक कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स में भी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स एज फार्मूला, डेफिनेशन, रूल्स एट्सेट्रा। हम अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फार्मूला के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेफिनेशन के थ्रू कर सकते हैं और रूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका प्रोसीजरल नॉलेज, जिसे हम प्रक्रमणशील ज्ञान भी कहते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है? नॉलेज ऑफ प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इज प्रोसीजरल नॉलेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम प्रोसीजर्स की नॉलेज होना हमारे को, कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप करो, प्रोसीजर के थ्रू करो। तो जब हमें प्रोसीजर की नॉलेज होना ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो होती है प्रोसीजरल नॉलेज। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला, ईजियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये ईजी होता है। ईजी, अगर हमें प्रोसीजर की नॉलेज है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगी ईजिली प्रॉब्लम। मेक्स प्रॉब्लम ईजियर, वही प्रॉब्लम्स को ईजियर बना देता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती हैं प्रॉब्लम्स। उसके बाद सेल्फ लर्निंग इज़ पॉसिबल। सेल्फ लर्निंग इसके थ्रू पॉसिबल है। अगर हमें प्रोसीजर के बारे में पता है तो हम सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। इसका की पॉइंट मैंने दिया है कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दे टुगेदर प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज। मतलब कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के थ्रू हम कोई चीज़ समझ सकते हैं पूरी तरीके से, या सिर्फ प्रोसीजरल नॉलेज के थ्रू। हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी चाहिए होगी और फिर उसे सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि हमें दोनों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें कंप्लीट नॉलेज हो। तो कंप्लीट नॉलेज होने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रोसीजरल नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। मैथमेटिक्स क्लासरूम के बियॉन्ड कैसे है, कि क्लासरूम के बाहर क्या क्या यूज़ है मैथमेटिक्स का, कैसे है। तो फैक्टर्स इनहेंसिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स बियॉन्ड क्लासरूम। बियॉन्ड क्लासरूम कौन कौन से फैक्टर्स है जो इनहेंस करते हैं मैथमेटिक्स की लर्निंग को? तो सबसे पहले है इंटरेक्शन। बच्चे का इंटरेक्शन जो होता है अलग अलग चीज़ों के साथ में, अलग अलग लोगों के साथ में, वो बहुत ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के लिए। जो स्टूडेंट है वो अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब ही सीख सकता है जब वो इंटरेक्शन करे, चाहे वो फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, सोसाइटी के साथ है। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड, ये ऐसा नहीं ना कि टेक्स्ट बुक को ही बस टेक्स्ट बुक हमने पढ़ी और हमें सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट बुक के साथ साथ, टेक्स्ट बुक एक सोर्स है नॉलेज का, लेकिन अल्टीमेट सोर्स नहीं है नॉलेज का। टेक्स्ट बुक के साथ साथ हमें बाकी नॉलेज भी होनी चाहिए जो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक के बाहर जो नॉलेज है हमारे को, बच्चे को वो भी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से मैथमेटिक्स को सीख सके। तीसरा आता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सीखने में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमारे को एक्टिविटीज़ बहुत इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। जो करिकुलम होता है उसमें भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए जो वो परफॉर्म करते हैं, और बच्चा एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, ये वर्ड भी आपको बहुत बार यूज़ करना होगा आपके 2 साल के डीएलएड के कोर्स में या आगे भी, कि लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग यही होता है कि बच्चा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर करके जब वो सीखता है तो एक तो उसकी नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, और दूसरा वो अच्छी तरह सीख जाता है, अच्छे से समझ जाता है वो।
उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस होती हैं, मतलब जो मेथड्स टीचर यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो एक तो इनोवेटिव होने चाहिए, नए होने चाहिए। यही नहीं पुराने पुराने ट्रेडिशनल ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज़ करे जा रहे हो, बच्चों को समझ ही ना है। नहीं, नए नए मेथड यूज़ करो बच्चों के अकॉर्डिंग, कि हाँ जनरेशनल गैप आ रहा है, अब आगे जो जनरेशन आ रही है उन्हें एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाओ जो उनके अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे न्यू इनोवेटिव एक्टिविटीज़ करवाओगे आप, नए नए मेथड्स यूज़ करोगे आप, तो उससे लर्निंग सिचुएशन भी इंटरेस्टिंग बनेगा। जो बच्चे का इन्वायरमेंट होगा आसपास का जिसमें वो पढ़ रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग होएगा। उसके बाद रियल लाइफ सिचुएशंस प्रोवाइड करो। जो बच्चा है उसको उसके रियल लाइफ सिचुएशंस को प्रोवाइड करो जो बियॉन्ड क्लासरूम है, कि हाँ आप अगर सब्ज़ी खरीदने जाते हो मम्मी के साथ में, ऐसे करके सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप बाहर गए, इधर आपने ये देखा होगा, आप यहाँ से जा रहे हो तो आपने वहाँ वो देखा होगा। इस तरीके से आप जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर एज है, आजकल के बच्चे जो हैं वो गेम्स खेलते हैं, टास्क करते हैं उसमें, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप जो कंप्यूटर के थ्रू भी आप नॉलेज को प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे को। क्रिएटिविटी तो है ही इम्पॉर्टेंट, कि आप जितना क्रिएटिव होंगे, आपने ड्राइंग के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, मतलब जिसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों मैथमेटिक्स के, ऐसा नहीं ना कि आप डांस तो करवा रहे पर उसमें कोई है नहीं यूज़, ऐसा भी नहीं, पर हाँ आप उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा इंटरेस्टिंग वे में सीख सके। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स एवरीवेयर। मैथमेटिक्स हर जगह है। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ है मैथमेटिक्स, कहाँ कहाँ यूज़ है मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले तो नेचर में, नेचर में कैसे यूज़ है, सिमेट्री हो गई आपकी। नेचर में आप जाते हैं तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं आप, ठीक है। प्लांट्स देखे आपने, फ्लावर्स देखे, पेटल्स देखे, उसमें उसमें शेप बन रही है आपकी, सिमेट्री बन रही है। तो ये सब चीज़ों से मैथमेटिक्स सीखते हैं। कुकिंग में कैसे करेक्ट प्रोपोर्शन है, करेक्ट प्रोपोर्शन जैसे आपकी रेसिपीज़ का करेक्ट प्रोपोर्शन हो गया आपका। जब मम्मी कोई चीज़ बना रही है, सब्ज़ी बना रही है या कुछ बना रही है, और उसमें एक्यूरेट पानी है या नहीं है, इतना कप ऑफ वाटर डलेगा, इतना नमक डलेगा, इतनी स्पून ऑफ नमक डलेगा उसमें। तो ये सब चीज़ें आपकी कुकिंग में मैथमेटिक्स का यूज़ करवाती हैं। उसके बाद क्लोथिंग क्या हो गई आपकी, मेजरमेंट्स में आपका यूज़ हो जाएगा, डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाता है बैंक में कैसे अकाउंट्स, आपके अकाउंट है, इंटरेस्ट है, ग्रोथ है, इन सब चीज़ों में बैंक में तो बहुत मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। अगर आपको कोई रूम बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको उसकी हाइट चाहिए, साइज़ चाहिए, कितनी लेंथ है उसकी, कितनी ब्रेथ है, ये सब चीज़ें तो आर्किटेक्चर के लिए भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। उसके बाद डेकोरेशन आता है, कि आपको वॉल की डेकोरेशन करनी है या वेडिंग डेकोरेशन करनी है सपोज़, या किसी भी चीज़ की डेकोरेशन करने के लिए आपको होता है ना कि इतना आपको यहाँ पे सामान लगेगा, इतना सामान इधर लगेगा, इतने बलून्स चाहिए, इतने रिबन्स चाहिए, तो ये सब चीज़ों के लिए भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है। उसके बाद आता है पैक्ड फूड आइटम। जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। कैसे, उसका कितना वेट है, उसका कितना प्राइस है, उसके क्या परसेंटेज कंपोजिशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं आप, तो उसमें आ जाता है मैथमेटिक्स का यूज़। उसके बाद डिस्काउंट्स में ऑब्वियसली डिस्काउंट होता है, आपको डिस्काउंट तो सबको पसंद ही होते हैं। 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, फेस्टिवल्स ऑफर हैं, समर सेल है, विंटर सेल है, क्रिसमस सेल है, न्यू ईयर सेल है, दिवाली सेल है, तो ये सब चीज़ों में आपको डिस्काउंट्स का यूज़ होता है। फिर आती है फार्मेसी में आपका करेक्ट प्रोपोर्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, मतलब दवाइयाँ, कि आपको एक मेडिसिन में इतना आयोडीन चाहिए, इतना % ऑफ टिन चाहिए, या आपको इतना % ऑफ ये चाहिए वो, मतलब अलग अलग तरीके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए फार्मेसी में, केमिकल रिएक्शंस के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, करेक्ट प्रोपोर्शन चाहिए होता है। फिर आता है नेक्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको चाहिए इस गेम के लिए, इस स्पोर्ट के लिए, कितना आपको एरिया चाहिए फील्ड का, क्या रूल्स है गेम के, ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स का यूज़ होता है गेम्स में। फिर लॉटरी आ जाता है और फर्नीचर। लॉटरी में कैसे, कि क्या चांसेस हैं आपके, ये प्रोबेबिलिटी है आपकी ये जीतने की लॉटरी, क्या चांसेस है आपके नहीं जीतने की। या फर्नीचर में क्या मेजरमेंट है इतने फर्नीचर का, क्या डिज़ाइन चाहिए आपको, ये सब चीज़ों के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज।
क्या स्ट्रक्चर है मैथमेटिकल नॉलेज का। तो 3 चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ये ध्यान से समझना। पहला आ जाता है टर्मिनोलॉजी, जिसे हम शब्दावली कहते हैं। फिर आता है सिंबल्स या नोटेशंस, जो हम संकेतन कहते हैं। और फिर आता है एल्गोरिथम, जिसे हिंदी में भी एल्गोरिथम ही कहते हैं। ये मैंने ये बनाया फ्लो चार्ट, या फ्लो चार्ट पेपर में बनाना अच्छा लगेगा। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, फिर सिंबल्स एंड नोटेशंस, एंड देन एल्गोरिथम। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी होती क्या है। तो टर्मिनोलॉजी होता है टू प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन टू न्यू टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जब हम नए टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो होता है टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल एंगल्स, एंगल हो गया, एरिया, सर्कमफ्रेंस, क्यूब, एज, फ्रैक्शन, किलोग्राम्स, ये सब चीज़ें हैं किसी भी टर्म को, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो गए किसके, टर्मिनोलॉजी के। उसके बाद आता है दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो टर्म्स हैं वो कॉमनली ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ की जाती हैं, हर जगह यूज़ की जाती हैं। तो ये था टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी ये एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं मैथमेटिकल आइडियाज़ को। फिर आता है नोटेशन। नोटेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसका सिस्टम, जब हम सिंबल्स के थ्रू किसी चीज़ को, हम मैथमेटिक्स में सिंबल्स का तो यूज़ करते ही हैं ना, तो कभी जब हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट या आइडिया को सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है नोटेशन। ठीक है, नोटेशन इन मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये एडिशन का सिंबल हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, परसेंटेज का, डेसिमल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, पैरेलल, परपेंडिकुलर, वही ग्रेटर देन, सॉरी एंगल, ये एंगल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी एग्जाम्पल हो गए नोटेशंस के। हम सिंबल्स के थ्रू जब हम चीज़ किसी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, आइडिया को समझाते हैं, वो होता है नोटेशन। उसके बाद एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड है, सेट ऑफ रूल्स है। जब हम स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, या सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करते हैं, तो वो होता है एल्गोरिथम। तो एक एल्गोरिथम जो होता है वो प्रिसाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड या फिर सेट ऑफ रूल्स होता है, जब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आता है, एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, दूसरा है इन्वेंटेड प्रोसीजर्स, तीसरा है ऑल्टरनेटिव एल्गोरिथम, और चौथा है एल्गोरिथम थिंकिंग। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम क्या होता है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होता है जो ट्रेडिशनल मेथड हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स, वो होता है स्टैंडर्ड। इसमें बच्चा मतलब ध्यान नहीं देता है एनालाइज करने में, या थिंक नहीं करता है, बच्चा बस एक बार प्रैक्टिस कर लेता है कैसे सॉल्व करना, और फिर वो सॉल्व कर लेता है। एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया एल्गोरिथम का, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम में, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। दूसरा होता है इन्वेंटेड प्रोसीजर्स, जब बच्चा प्रोवाइड, मतलब बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं ओनली विद प्रॉब्लम एंड नो एल्गोरिथम। मतलब प्रॉब्लम दे दी, कोई एल्गोरिथम नहीं दिया, कोई स्टेप नहीं दिए हैं, अब बच्चा खुद उस चीज़ को सॉल्व करने का, उस चीज़ के लिए प्रोसीजर को खुद इन्वेंट करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी है, वो अपना दिमाग खुद लगाएगा। इसमें तो हमने ट्रेडिशनल मेथड दे दिया कि हाँ आपने मेथड बता दिया, इस मेथड से ये सॉल्व होगा, और बच्चे ने कर लिया। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद अपना दिमाग का यूज़ करता है कि हाँ ये कैसे ये सॉल्व होगी प्रॉब्लम, वो खुद इन्वेंट करता है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव एल्गोरिथम। ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, समटाइम्स अदर देन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आर इंट्रोड्यूस बाय टीचर्स। क्या होता है, कभी कभी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अलावा और भी कुछ प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है टीचर्स के थ्रू या एजुकेटर्स के थ्रू, ताकि एक बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो जो बच्चा है उसको मदद मिलती है कॉन्सेप्ट को समझने में। उसके बाद आता है, ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिव एल्गोरिथम, जब बच्चा, टीचर जो है वो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम के अलावा और कोई प्रोसीजर आपको समझाता है, कॉन्सेप्ट समझाता है। उसके बाद एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग क्या होती है, इससे बच्चे की जो मेंटल एरिथमेटिक स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। बच्चा जो सोचने की जो शक्ति होती है कि हाँ किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कौन सा ऑपरेशंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सारी चीज़ें इससे डेवलप होती हैं एल्गोरिथमिक थिंकिंग से। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं एल्गोरिथम के, कि ये HCF और LCM को फाइंड करने में मदद करता है।
फॉर एग्जांपल कि हमने HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है, तो वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। हमने पढ़ा था लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की भी कोई लैंग्वेज होती है, तो क्या लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की वो देख लेते हैं। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, जब हम मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ करते हैं, सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज़ किया, सिम्बल्स का यूज़ किया, नोटेशंस का यूज़ किया या एल्गोरिथम का यूज़ किया, फॉर्म इट्स ओन लैंग्वेज, तब अपनी एक लैंग्वेज खुद फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब जब हम मैथमेटिकल टर्म्स का, सिम्बल्स का, नोटेशंस का, एल्गोरिथम का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो अपनी एक लैंग्वेज डेवलप करता है मैथमेटिक्स, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो अ सिंगल थॉट में बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज, एक सिंगल थॉट को हम काफ़ी वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्सप्रेस करना है एडिशन के बारे में कि हाँ एडिशन करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टू ऐड या टू फाइंड द सम। तो ये सब हम कर सकते हैं, लिखते हैं ना कि ऐड दिस, टू फाइंड द सम, टू सॉल्व, ये सब चीज़ें, टू ऐड, टू फाइंड द सम, ये सब चीज़ें इस तरीके से हो मतलब एक सिंगल थॉट को अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं एक्सप्रेस। उसके बाद आता है सिम्बल्स एंड नोटेशंस आर प्रेफर्ड। सिम्बल्स और नोटेशंस जो है वो प्रेफर होती है एक लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स नहीं लिखते हैं हम, सिम्बल्स और नोटेशन करते हैं। जैसे 2+3 है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे हम वर्ड ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऐड 2 2 3, ऐसे इस तरीके से ना लिख के हम इस तरीके से लिखेंगे, तो ये ज़्यादा प्रेफर होती है कि हम सिम्बल्स का यूज़ करें, नोटेशंस का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स में बी रॉन्ग मैथमेटिकली। जो ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं वो मैथमेटिकली रॉन्ग हो सकती हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन जो होती है उसकी क्या डेफिनेशन है, हम ये देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ अ टर्म इज़ द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग दैट टर्म। डेफिनेशन, जो एक टर्म की डेफिनेशन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जो उस टर्म को समझा रही है। सपोज़ अगर मुझे एक स्टेटमेंट मतलब कोई टर्म है जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है कि टर्म क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे एक्सप्लेन करना है एडिशन क्या होता है, एडिशन को एक्सप्लेन करना है, तो मैं एडिशन की एक डेफिनेशन लिखूंगी, जो एक स्टेटमेंट लिखूंगी जो स्टेटमेंट एडिशन का मतलब समझा रही होगी। तो वो जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगी वो होगी डेफिनेशन। तो ये होती है डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट होती है जो एक टर्म को एक्सप्लेन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये कंसाइज होती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज कंसाइज होती है। इट मस्ट डिटरमाइन ओनली बेसिक प्रॉपर्टीज़। क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो एक तो कंसाइज होनी चाहिए, उसके बाद इसमें सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए टर्म की, आलतू फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, एक तो कंप्लीट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, एक टर्म को समझने के लिए जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो वो उसमें होनी चाहिए। एंड इट मस्ट नॉट प्रोवाइड अनडिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, वही बेकार की बातें ना हो, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वही होनी चाहिए। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाने की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होएगी बच्चे के अंदर, यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक्स होएगा, और एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन करना आएगा बच्चे को, ऑप्टिमाइजेशन करना आएगा, पैटर्न्स का यूज़ करना आएगा, रिप्रेजेंटेशन आएगी बच्चे के अंदर, रीजनिंग एंड प्रूफ आएगी बच्चे को, मेकिंग कनेक्शन बनाने आएंगे, और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन भी बच्चे के अंदर डेवलप होगी। ये इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की। अच्छा, ये अब जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग क्या इम्पॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स की। सबसे पहले मतलब कैसी होनी चाहिए मैथमेटिक्स, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो इन्जॉइंग मैथमेटिक्स होनी चाहिए बच्चे के अंदर, फियर नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स का। लर्निंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है उसकी लर्निंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर। शेयरिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, ऐसी मैथमेटिक्स होनी चाहिए। पोजिंग एंड सॉल्विंग मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, जो भी मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे को। लर्निंग लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए बच्चे के अंदर। लर्निंग वेरियस ब्रांचेस इन मैथमेटिक्स, और लर्निंग मैथमेटिक्स बाय ऑल। इसके बाद आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मैथमेटिक्स के।
तो हम देख लेते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला एम है द पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। जो पर्पस है पढ़ाने का वो ही उसका एम है, कि क्या जो पर्पस है वही उसका एम है। द स्मॉल मैटर्स टेक केयर टू अचीव एम्स आर ऑब्जेक्टिव। जो स्मॉल मैटर्स जो हम ध्यान में रखते हैं ताकि एम्स को अचीव कर सके, कि क्यों पढ़ा रहे हैं हम मैथमेटिक्स, उस चीज़ों को अचीव कर सके, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। दे आर ब्रॉड एंड कॉम्प्रीहेंसिव गोल्स। ये जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, ज़्यादा वाइड होते हैं, ब्रॉड होते हैं और कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं। दे आर नैरोअर एंड स्पेसिफिक गोल्स। ये नैरोअर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद दे आर नॉट डेफिनेट एंड क्लियर। ये डेफिनेट नहीं होते हैं, क्लियर भी नहीं होते हैं, ये डेफिनेट और क्लियर होते हैं। दे आर अचीवेबल इन लॉन्ग ड्यूरेशन। ये इन्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है एम्स को अचीव करने में, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में शॉर्ट टाइम लगता है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, सबसे पहले होता है उसमें नीड ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। सोसाइटी और कंट्री की नीड को ध्यान में रखते हो ऑब्जेक्टिव की, क्या सोसाइटी की नीड है, क्या कंट्री की नीड है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की, पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। स्पेशलिटीज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट का जो मैटर है उसमें स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हुए। नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की नीड को, कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। बच्चे के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हैं, बच्चे का लेवल ऑफ स्टडी को ध्यान में रखते हैं, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, डिज़ायरेबल चेंज, बिहेवियरल चेंज को ध्यान में रखते हैं, क्या क्या बिहेवियरल चेंज होंगे या क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस को ध्यान में रखते हैं, इवैल्यूएशन मेथड्स को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन होती है। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव्स है मैथमेटिक्स को पढ़ाने के, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये कि ऑब्जेक्टिव्स बताओ मैथमेटिक्स पढ़ाने के एलिमेंट्री लेवल पे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि क्या हमें कैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, कि टू डेवलप सेंस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के सेंस को डेवलप करना। टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स की नॉलेज को डेवलप करना, अलग अलग शेप्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। टू गिव नॉलेज ऑफ डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, जो डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनकी नॉलेज प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताना बच्चे को, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। और टू अंडरस्टैंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। इन सब के बारे में भी, इन सब की अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करना। उसके बाद होता है स्किल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा आता है स्किल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा टाइप है ऑब्जेक्टिव का, पहला था आपका नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है आपका स्किल ऑब्जेक्टिव्स। तो स्किल ऑब्जेक्टिव्स में आपका आ जाता है टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज़ करने आने चाहिए। टू डेवलप स्किल ऑफ मेजरमेंट्स की जो स्किल है वो डेवलप करनी आनी चाहिए। टू डेवलप स्किल ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं वो आनी चाहिए बच्चे को। टू कैलकुलेट क्विकली विद क्लैरिटी, बच्चे की जो कैलकुलेशन पावर है वो बढ़नी चाहिए, क्विकली वो बच्चा कैलकुलेट करने और क्लैरिटी के साथ करे, सही तरीके से, गलत नहीं करे। और फिर आते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स जो इन दोनों के अलावा होते हैं, कि टू डेवलप सेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड एग्जैक्टनेस, बच्चे के अंदर ट्रूथफुलनेस की सेंस को डेवलप करना, एग्जैक्टनेस की सेंस को डेवलप करना, लॉजिकल रीजनिंग को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, ये सारे होते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग मैथमेटिक्स। ये यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट 1 ईजी थी, आई होप समझ आई होगी आपको, बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल कुछ था नहीं, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर करवाने की कोशिश की है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। कोई भी आपका फीडबैक है आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और बताइए मुझे कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।